हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज इस सीरीज में हम पढ़ेंगे 8 से लेके 15 अक्टूबर तक के सारे करंट अफेयर्स। पहले इंपॉर्टेंस ऑफ द डे देखेंगे। 7 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड कॉटन डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, कॉटन की क्या इंपॉर्टेंस होती है, कॉटन की आपके एज अ फाइबर कॉटन को यूज़ करने में, और कॉटन सीड्स की जो यूजेज होती है, ये दो चीज़ें कॉटन के ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती हैं। ठीक है, तो कॉटन की कल्टीवेशन, उसके क्रॉप को मतलब फ्लॉप होने से कैसे बचाया जा सकता है, वो सब चीज़ें इस डे में कवर होती हैं। थीम क्या है इस डे की? वीविंग अ बेटर फ्यूचर फॉर कॉटन। ठीक है, ये थीम है। नेक्स्ट है सेकेंड सैटरडे इन मे एंड इन अक्टूबर, मतलब सेकेंड सैटरडे ऑफ मे और सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं? वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। ये हमने डिस्कस भी किया था ना, सेकेंड सैटरडे ऑफ मे को हमने ये पहले भी डिस्कस किया हुआ था। अब सेकेंड सैटरडे ऑफ अक्टूबर में भी ये वाला डे 2 बार ऑब्जर्व करते हैं हम। तो इस साल 14 मई को और 8 अक्टूबर को ये वाला डे हमने ऑब्जर्व किया है। जो भी बर्ड्स माइग्रेट करके एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, उनके लिए ये वाला डे हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या है इस बार की? जो हमने इसके लिए पढ़ी थी वही थीम है। दोनों डेज़ के लिए थीम और स्लोगन सेम है। थीम क्या थी? लाइट पोल्यूशन, और स्लोगन क्या था? डिम द लाइट्स फॉर बर्ड्स एट नाइट। ये दोनों चीज़ें भी हमने पहले पढ़ी हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे भी ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, थीम क्या है इसकी? IAF ट्रांसफॉर्मिंग फॉर द फ्यूचर, ये इस बार की थीम है। इस बार का जो आपका एयरफोर्स की जो सेलिब्रेशन वगैरह हुई है, एयर शो हुआ है, वो चंडीगढ़ में हुआ है। और उसके मतलब जो उधर चीफ गेस्ट थी वो कौन थी? हमारी प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू। ठीक है, और ये आपके चीफ ऑफ एयर स्टाफ कौन है? VR चौधरी, विवेक राम चौधरी। ओके, नेक्स्ट है 9 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड पोस्ट डे ऑब्जर्व करते हैं। पोस्टल एरिया की जो भी इम्पोर्टेंस रहती है हमारे पूरे सोसाइटी में, उसके लिए ये डे को हम ऑब्जर्व करते हैं। इस बार की थीम क्या है? पोस्ट फॉर प्लानट। ठीक है, पोस्ट फॉर प्लानट। और इंडिया का जो नेशनल पोस्ट वीक हमने ऑब्जर्व किया है इस बार, वो कब किया है? 9 से लेके 13 अक्टूबर तक इंडिया का जो है नेशनल पोस्ट वीक हमने ऑब्जर्व किया है। नेक्स्ट हमारे पास है 10 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे, कि मेंटल हेल्थ कितनी इंपॉर्टेंट होती है, क्या उसकी ज़रूरत होती है, वो सब चीज़ें इससे हम इस वाले डे के थ्रू हम जानते हैं। और थीम क्या थी इस बार की? मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी। मेक मेंटल हेल्थ फॉर ऑल अ ग्लोबल प्रायोरिटी इस बार की थीम थी। अब इसके साथ एक और न्यूज़ भी आई थी कि कर्नाटका की जो गवर्नमेंट है, उन्होंने एक टेली मानस नाम का इनिशिएटिव लॉन्च किया है इसी दिन के बाद, मतलब कि इसी दिन की ऑब्जर्वेशन पे कर्नाटका की गवर्नमेंट ने टेली मानस, मतलब कि टेली मेंटल हेल्थ असिस्टेंस एंड नेटवर्किंग अक्रॉस स्टेट्स, ये एक इनिशिएटिव कर्नाटका की गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है। तो आपको ये याद रखना है। ठीक है, टेलीमानस का भी आपको फुल फॉर्म पता होनी चाहिए, और किस लिए ये इनिशिएटिव स्टार्ट किया है वो भी पता होना चाहिए। किस गवर्नमेंट ने किया है? तो कर्नाटका की गवर्नमेंट ने। ओके, वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे के दिन पे। नेक्स्ट हमारे पास है 11 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर ऑफ द गर्ल चाइल्ड हम ऑब्जर्व करते हैं। गर्ल चाइल्ड के लिए इस दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। मतलब बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे जो आपकी गर्ल चाइल्ड वगैरह की जो डेथ्स वगैरह होती है ना, उसको अवॉइड करने के लिए और जेंडर इक्वालिटी बढ़ाने के लिए, उन सब चीज़ों को प्रोत्साहन देने के लिए ये वाले दिन को हम ऑब्जर्व करते हैं। थीम क्या है इसकी? आवर टाइम इज़ नाउ, आवर राइट्स आर फ्यूचर, ये इस बार की थीम है इसकी। ठीक है, और 12 अक्टूबर को हम लोग वर्ल्ड आर्थराइटिस डे ऑब्जर्व करते हैं। आर्थराइटिस क्या होता है? जो बोन्स वीक हो जाती है ना, जॉइंट पेन्स वगैरह होती हैं और बोन्स एकदम वीक हो जाती हैं, उस एक प्रॉब्लम को बोलते हैं आर्थराइटिस। तो बोन रिलेटेड प्रॉब्लम होती है। ठीक है, इसके लिए क्या क्या आप मेजर्स ले सकते हो, क्या क्या चीज़ें आप अवॉइड कर सकते हो इससे बचने के लिए, वो सब चीज़ें इस वाले दिन के थ्रू बताई जाती हैं। और थीम क्या है इसकी? इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। इट्स इन योर हैंड्स, टेक एक्शन। अब फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपना। इंडियन रेलवेज एम्स टू बिकम अ नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बाय विच ईयर? इंडियन रेलवेज़ ने ये बात कही है, ये एक प्लेज लिया है कि हम लोग फॉलोइंग में से किसी एक ईयर तक अपने जो
कार्बन एमिशंस हैं उनको बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे, ठीक है। तो कब तक प्लान किया उन्होंने कि 2030 तक, 2030 तक इंडियन रेलवेज़ ने ये रखा है अपना टारगेट कि हम लोग जो अपनी नेट ज़ीरो कार्बन एमिटर बन जाएंगे, ठीक है, कार्बन एमिशंस बिल्कुल ज़ीरो कर देंगे। इंडियन रेलवेज़ ने ये प्लान किया है 2030 तक, आपको ईयर याद रखना है। उसके साथ साथ इंडियन रेलवेज़ जो है वो ये इंटेंड कर रही है कि अपना जो कार्बन फुटप्रिंट है, जितना मतलब उन कार्बन एमिशन होती है रेलवेज़ के थ्रू, उसको बिल्कुल नेट ज़ीरो कर दें ये, ठीक है, बाय कंप्लीट इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ ऑल रेलवे ट्रैक्स की पूरी इलेक्ट्रिफिकेशन हो जाएगी, ठीक है, उधर से कार्बन एमिशंस बच जाएंगी, ठीक है। तो ये इनका मेन पर्पज़ है। इस तरीके से ये करेंगे कि जो आपके रेलवे ट्रैक्स होंगे उनको इलेक्ट्रीफाई कर देंगे, तो फिर उसमें जो कार्बन एमिशंस हैं वो कम हो जाएंगी। और इंडियन रेलवे अब यही प्लान कर रहा है कि 2030 तक उनका जो गुड्स वगैरह की ट्रांसपोर्ट होती है ना, वो भी 36% से बढ़ के 45% तक हो जाए, ठीक है। उसमें फिर जब ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स यहाँ के थ्रू होंगे ट्रांसफ़र, तो फिर इनका ये जो प्लान है कार्बन एमिशंस को ज़ीरो करने का, उसमें थोड़ी और कंट्रीब्यूशन होगी, क्योंकि ज़्यादा गुड्स वहाँ से होंगे तो कार्बन कम एमिट होगा, ठीक है। The Indian Railways is establishing dedicated freight corridors across India, with the first phase of the project expected to reduce carbon dioxide emissions by 457 million tons over a 30-year period. मतलब स्पेशल ऐसे फ्रेट कॉरिडोर्स, मतलब कि जहाँ पर आपके गुड्स वगैरह का ट्रांसपोर्ट होता है इधर उधर, वैसे स्पेशल कॉरिडोर्स भी इंडियन रेलवे इंट्रोड्यूस करने जा रही है, जिसके थ्रू लगभग 457 मिलियन टन्स तक की जो कार्बन एमिशंस हैं उसको रोका जा सकता है, ठीक है। और परफॉर्म अचीव एंड ट्रेड एक पैट नाम की स्कीम भी है जो इम्प्लीमेंट की जाएगी रेलवे सेक्टर के द्वारा। ये भी इसी का ही एक स्टेप है, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच इंस्टीट्यूशन हैज़ लॉन्च दक्ष सुपरटेक या सबटेक ऐप टू इम्प्रूव सुपरवाइजरी प्रोसेसेस। तो किस संस्थान ने पर्यवेक्षी प्रक्रियाओं में सुधार के लिए एक सुपरटेक ऐप जिसका नाम दक्ष है वो लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च किया है आरबीआई ने, ठीक है। जो दक्ष ऐप है ये आरबीआई ने लॉन्च किया है। इसकी डिटेल्स देखते हैं। आरबीआई ने लॉन्च किया है ये सुपटेक इनिशिएटिव जिसका नाम है दक्ष, रिजर्व बैंक्स एडवांस सुपरवाइजरी मॉनिटरिंग सिस्टम टू फर्दर स्ट्रेंथन द सुपरवाइजरी प्रोसेस। मतलब बेसिकली जो भी सुपरवाइजरी फंक्शंस रहेंगे उनको थोड़ा और ईजी करने के लिए, उनको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए ये जो ऐप है दक्ष ऐप ये लॉन्च हुआ है। द मीनिंग ऑफ दक्ष इज़ एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट। दक्ष का मतलब क्या होता है? एफिशिएंट और कॉम्पिटेंट। नेक्स्ट है इट्स अ वेब बेस्ड एंड टू एंड वर्क फ्लो एप्लीकेशन विच विल बी यूज्ड बाय आरबीआई टू मॉनिटर दी कंप्लायंस रिक्वायरमेंट्स ऑफ मोर फोकस मैनर। इसमें मतलब आपको मेन सिर्फ इतना जानना है कि जो दक्ष ऐप है ना वो सुपरवाइजरी एक्शंस को और स्ट्रेंथन करने के लिए, या सुपरवाइजरी जो भी प्रोसेसेस रहती हैं उसको थोड़ा और स्ट्रेंथन करने के लिए आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया है, ठीक है। इसमें मेन सिर्फ यही याद रखना। नेक्स्ट है हमारे पास कि हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ पार्टनर्ड विद अमेरिकन एक्सप्रेस टू एम्पावर विमेन विद डिजिटल स्किल्स। अब इसको पढ़ के कुछ आपको याद आ रहा होगा, हमने पहले भी पढ़ा है इसके बारे में ऐसा सा कुछ, है ना, कि थोड़े टेक्नोलॉजी के बेस पे अपस्किल करने के लिए पहले भी कोई ऐसा स्टेप उठाया था विमेन को अपस्किल करने के लिए। अब एक और ऐसा स्टेप उठाया कि फॉलोइंग में से किसी एक कंपनी ने अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ पार्टनर किया है ताकि विमेन को एम्पावर किया जा सके डिजिटल स्किल्स में, डिजिटली स्किल और ज़्यादा स्किल किया जा सके विमेन को। इसके लिए नैस्कॉम ने, ठीक है, नैस्कॉम ने पार्टनर किया है अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ। जो पहले वाली न्यूज़ है वो भी हम कवर करेंगे। नैस्कॉम की फुल फॉर्म देखते हैं पहले क्या होती है। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज, ये होती है नैस्कॉम की फुल फॉर्म, ठीक है। ये जो फाउंडेशन है नैस्कॉम की फाउंडेशन, इन्होंने पार्टनर किया है अमेरिकन एक्सप्रेस के साथ ताकि 700 विमेन तक को वो अपस्किल कर सकें, ठीक है। अगेन अपस्किलिंग वाली वही सारी बात आ गई कि जितने स्किल्स हैं उसको थोड़ा और इम्प्रूव कर सकें और थोड़ा स्किल कर सकें उनको। तो इसके लिए ये एक ट्रेनिंग प्रोजेक्ट होगा, एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड ट्रेनिंग प्रोजेक्ट रहेगा ये, जिसका नाम क्या रहेगा? विमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी, ठीक है। विमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी ये नाम रहेगा इस वाले प्रोजेक्ट का। और जो हमने पहले पढ़ा था वो कौन सा था? अमेज़ॉन का अमेज़ विट, हाँ, अमेज़ विट सर्कल्स।
ये अमेज़ॉन का ऐसा प्रोग्राम था जिसमें विमेन को अपस्किल करना था इन्होंने टेक्नोलॉजी की फील्ड में, मतलब टेक की फील्ड में जितनी भी विमेन होंगी उनको थोड़ा और अपस्किल किया जाएगा, ठीक है। और इस वाले की बात करें तो इसका क्या नाम है, विमेन एम्पावरमेंट थ्रू टेक्नोलॉजी। ये याद रखने दोनों के नाम आपने, ये कंफ्यूज नहीं करना। वैसे तो अमेजबिट से आपको पता लग ही जाएगा, बट इसके नाम में और इसके नाम में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना, ठीक है। ये वाला जो प्रोग्राम है ये एम्पावर करने वाला है विमेन को फ्रॉम मार्जिनलाइज कम्युनिटीज़ एंड गिव सपोर्ट टू इन बिल्डिंग डिजिटल स्किल्स फॉर एनहांस्ड एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़। मतलब वही है कि और बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकें। जब स्किल्स अच्छे हो जाएंगे, स्किल्स और बेहतर हो जाएंगे इन विमेन के, तो इनकी जो आपकी एम्प्लॉयमेंट वगैरह होती है उसमें भी इनको ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकेंगी, ठीक है। तो उसके लिए ये स्टेप उठाया जा रहा है। नैस्कॉम का मैंने आपको बता दें, CEO कौन है नैस्कॉम के, निधि बसीन। निधि बसीन जो हैं वो CEO हैं नैस्कॉम की, और हेडक्वार्टर्स के न्यू दिल्ली में, ठीक है। नेक्स्ट है हु लॉन्च इंडियाज़ फर्स्ट फीफा इनिशिएटेड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव। फॉलोइंग में से किसी एक पर्सन ने इंडिया का पहला फीफा इनिशिएटेड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव लॉन्च किया है। किन्होंने लॉन्च किया है ये, नवीन पटनायक ने। उड़ीसा के जो CM हैं नवीन पटनायक, उन्होंने लॉन्च किया है ये फीफा इनिशिएटेड फुटबॉल फॉर ऑल इनिशिएटिव। तो इसमें ये बताया कि उन्होंने वर्चुअली इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया है, ठीक है, ताकि जो स्पोर्ट्स हैं उसको स्कूल चिल्ड्रंस के बीच में प्रमोट किया जा सके, ठीक है। और दिस इज़ फर्स्ट सच इनिशिएटिव या फर्स्ट सच प्रोग्राम बाय फीफा टू प्रमोट फुटबॉल इन इंडिया। फीफा का ऐसा ही है पहला वन ऑफ इट्स काइंड टाइप ऑफ प्रोग्राम है इंडिया में, ताकि फ़ुटबॉल को प्रमोट किया जा सके, ठीक है। ये अगेन स्कूल चिल्ड्रन के लिए है ज़्यादा, मतलब मेन इनका फोकस ये रहेगा कि चिल्ड्रन जो स्कूल गोइंग हैं उनके लिए, उनके अमंग फुटबॉल को थोड़ा और एज अ गेम फुटबॉल को थोड़ा और फेमस किया जा सके, ठीक है। उड़ीसा विल होस्ट द फीफा अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप 2022 फ्रॉम 11th to 30th ऑफ अक्टूबर। अभी ये जो वर्ल्ड कप है फीफा का अंडर 17 विमेंस वर्ल्ड कप है, ठीक है। मेन और विमेन का अलग अलग होता है जैसे, तो वो याद रखना, ये विमेंस वाला जो है अंडर 17 ये उड़ीसा होस्ट कर रहा है इस बार, ठीक है। ये जो फीफा ने बैन लगाया था पहले हमारी इंडिया की जो आपकी फ़ुटबॉल एसोसिएशन है उस पर, वो हटाने के बाद वापस से इंडिया इसको होस्ट कर रहा था, ठीक है। और फीफा के हेडक्वार्टर्स कहाँ पर हैं, ज्यूरिक स्विट्ज़रलैंड में। प्रेसिडेंट कौन है फीफा के, जियानी इन्फेंटिनो, ठीक है। नेक्स्ट है हु हैज़ बीन अवॉर्डेड विद द नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स 2022। अब अगर आपने सर की वीडियो देखी होगी तो आपने देखा होगा उधर आपको नोबेल प्राइज़ से जितने भी फील्ड में मिला है, जिनको भी मिला है, वो सर ने बहुत अच्छे से याद करवाया। तो उस ट्रिक को अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि ये तीनों ही ऑप्शंस इसमें सही हैं। ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर है। नोबेल प्राइज़ इन फिज़िक्स अलाइन एस्पेक्ट को भी मिला है, जॉन F क्लॉजर को भी मिला है, एंटन जेलिंगर को भी मिला है, ठीक है। तो ये फिज़िक्स वाला है। बाकी वैसे सर ने जो वीडियो बनाई है उसमें सारे ही फील्ड वाले बताए हुए हैं और बहुत प्रॉपर्ली सर ने समझाया हुआ, तो वो वीडियो ज़रूर देखना अगर किसी ने स्किप भी किया है तो। एक बार हम यहाँ पे भी रिवाइज़ कर लेते हैं। फिज़िक्स का जो नोबेल पीस प्राइज़ था जो हमने अभी डिस्कस किया है वो था, और कौन देता है, कौन सी अकेडमी इस अवार्ड को देती है वो भी याद रखना है आपको, ठीक है। तो नोबेल प्राइज़ जो फिज़िक्स का होता है वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस देती है, ठीक है। किस किस को मिला है, अलाइन एस्पेक्ट और जॉन F क्लॉजर और एंटन जेलिंगर को। उसके बाद केमिस्ट्री वाला भी यही अकेडमी देती है, रॉयल स्वीडिश अकेडमी ऑफ साइंसेस। ये मिला है कैरोलिन R बेटोजी को, मॉर्टन मेल्डल को और K बैरी शार्पलेस को। ये भी आपको याद रहेगा, उस ट्रिक से सब कुछ याद रहेगा इसमें, ठीक है। और जो लिटरेचर वाला होता है वो कौन अवार्ड करता है, स्वीडिश अकेडमी। वो रॉयल स्वीडिश अकेडमी फॉर साइंसेज है, ये सिर्फ स्वीडिश अकेडमी है जो लिटरेचर वाला अवार्ड देती है, नोबेल पीस प्राइज़, ठीक है, नोबेल प्राइज़, ठीक है। और ये मिला है फ्रेंच एक ऑथर है एनी एरनॉक्स, इनको मिला है। उसके बाद नोबेल प्राइज़ इन पीस या नोबेल पीस प्राइज़ जो है वो कौन देता है, ये इम्पॉर्टेंट है, वैसे बाकी के मुकाबले ये थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है, काफ़ी बार पूछा गया ये एग्ज़ाम में। ये देती है नॉर्वेयन नोबेल कमेटी, ठीक है। नॉर्वेयन नोबेल कमेटी देती है नोबेल पीस प्राइज़ को, और ये मिला है इस बार एलिस बियालेस्की ऑर्गेनाइजेशन मेमोरियल एंड ऑर्गेनाइजेशन सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज़। ये दोनों जो ऑर्गेनाइजेशन हैं यूक्रेन की हैं,
ये भी सर ने बताया हुआ वीडियो में, तो आप वो प्रॉपरली देख लोगे तो आपका ये नोबेल प्राइज़ वाला सारा जो टॉपिक है वो कवर हो जाएगा वहाँ पे। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन फिजियोलॉजी एंड मेडिसिन, या बेसिकली जो नोबेल प्राइज़ मेडिसिन में मिला है वो किसको मिला है? पहले तो कौन देता है वो देते हैं कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट ये वाला जो अवार्ड है, ये प्राइज़ है, वो देते हैं। ये प्राइज़ पर मिला है प्रोफेसर स्वांते पाबो को, स्वांते पाबो। नेक्स्ट है नोबेल प्राइज़ इन इकोनॉमिक्स बाय स्वेरिज, इसको कहेंगे स्वेरिज रिक्सबैंक, बैंक ऑफ स्वीडन, मतलब बैंक ऑफ स्वीडन की तरफ से ये दिया जाता है इकोनॉमिक्स वाला जो नोबेल प्राइज़ है। ये इस बार किसको मिला है? बेन एस बर्नानके को, डॉगलस डब्ल्यू डायमंड को और फिलिप एच डिविक को, ठीक है, तो ये भी याद रख लेना। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, 6th क्वेश्चन है हमारे पास कि अकॉर्डिंग टू द CRI इंडेक्स 2022 व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया फॉर रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी। एक इंडेक्स आता है CRI इंडेक्स, 2022 का वो इंडेक्स रिलीज़ हो चुका है, उसके अकॉर्डिंग हमसे पूछा गया कि इंडिया की क्या रैंक है इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में, ठीक है, इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने में इंडिया की रैंक पूछी गई है, तो वो 123rd रैंक है इंडिया की। इसमें CRI इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 123rd है आउट ऑफ 161 कंट्रीज़। टोटल 161 कंट्रीज़ का ये सर्वे था, उसमें इंडिया की रैंक 123rd पे है, ठीक है। और CRI का अगर फुल फॉर्म देखें तो क्या है? कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, कमिटमेंट टू रिड्यूसिंग इनइक्वालिटी इंडेक्स, CRI इंडेक्स 4th एडिशन है ये इस इंडेक्स की, और इसमें इंडिया पिछली बार के हिसाब से 6 प्लेसेस बेटर है इस बार, ठीक है, 6 प्लेसेस बेटर है 123rd पोजीशन पे। इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने के लिए ये जो इंडेक्स है ये अलग अलग कंट्रीज़ को नापता है और उसके बाद उनको रैंक करता है, तो वही है, बट कंटिन्यूज टू परफॉर्म लो इन हेल्थ स्पेंडिंग, मतलब जहाँ पर इनइक्वालिटी रिड्यूस हो रही है बट हेल्थ सेक्टर में स्पेंडिंग बहुत कम हो रही है, ऐसी कंट्रीज़ को ये ज़्यादातर रैंक करता है वाला इंडेक्स। द CRI इंडेक्स इज़ अ कोलैबोरेशन बिटवीन डेवलपमेंट फाइनेंस इंटरनेशनल DFI ऑर्गेनाइजेशन और ऑक्सफैम इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ये दोनों ऑर्गेनाइजेशन जो हैं ये मिलके इस इंडेक्स को बनाती हैं, ठीक है। द CRI इंडेक्स 2022 इज़ टॉप्ड बाय नॉर्वे। इस इंडेक्स को अगर टॉप देखा जाए किसने किया है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए इंडिया की रैंक होती है और टॉप वाली रैंक होती है, तो टॉप किसने किया है? नॉर्वे ने टॉप किया है इस इंडेक्स को, ठीक है। सबसे मतलब कम इनइक्वालिटी यहाँ पर है, मतलब सबसे ज़्यादा इक्वालिटी यहाँ पर है नॉर्वे में, ठीक है। उसके बाद जर्मनी में है 2nd पे और 3rd में ऑस्ट्रेलिया पे, और इंडिया जो है इसमें 123rd रैंक पे या 123 रैंक पे, ऐसे याद रख लेना। 7th क्वेश्चन है विच कंपनी हैज़ इंट्रोड्यूस्ड वर्ल्ड्स फर्स्ट लैपटॉप्स बिल्ट फॉर क्लाउड गेमिंग। अब किसी फॉलोइंग में से किसी एक कंपनी ने ऐसा पहला, दुनिया का पहला लैपटॉप ऐसा इंट्रोड्यूस कर दिया है जो क्लाउड गेमिंग भी कर सकते हैं जिसमें, ठीक है। तो कौन सा है, कौन सी कंपनी ने किया है ये लॉन्च? ये गूगल ने किया है, ठीक है। गूगल ने इस लैपटॉप को लॉन्च किया है किस किस के साथ मिलके? एसर के साथ मिलके, एसस के साथ मिलके और लेनोवो के साथ मिलके, इन 3 कंपनीज के साथ मिलके गूगल ने पार्टनर किया है इनके साथ। और ये जो फर्स्ट क्रोम बुक्स होंगी, लैपटॉप्स या क्रोम बुक्स जो होंगी, उनको इंट्रोड्यूस किया है क्लाउड गेमिंग के लिए, ठीक है, क्लाउड गेमिंग के लिए। गूगल लॉन्च्ड गूगल प्ले पॉइंट्स, अ रिवॉर्ड पॉइंट सिस्टम इन इंडिया विच कैन बी रिडीम्ड फॉर मेकिंग परचेजेज एट गूगल प्ले स्टोर। अब गूगल ने भी ये जो रिवॉर्ड पॉइंट्स होते हैं ना, उसका एक नया वो कर दिया स्टार्ट, एक मतलब ये नया इंट्रोड्यूस कर दिया है कि अपने इन रिवॉर्ड पॉइंट्स को आप गूगल प्ले स्टोर पे कुछ भी ख़रीदने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो द गूगल प्ले पॉइंट्स वॉज फर्स्ट लॉन्च इन 2018, पहले ही वाला इंट्रोड्यूस 2018 में हो चुका, और करंटली 28 कंट्रीज ऐसी हैं जहाँ पर ये अभी इससे पहले लॉन्च हो चुका था, अब ये इंडिया में भी लॉन्च हो गया है, ठीक है। नेक्स्ट है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स 2023 विच यूनिवर्सिटी टॉप्ड इन इंडिया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 इस बार अनाउंस हो चुकी है, तो हमसे पूछा है कि इंडिया की इसमें कौन सी जो इंस्टीट्यूशन है वो टॉप की है, मतलब इंडिया की इंस्टीट्यूशन पूछे टॉप की है। अगर ये क्वेश्चन सिर्फ आप यहाँ तक पढ़ के आंसर दे दोगे ना तो इसका आंसर गलत हो जाएगा,
क्योंकि फिर हम वर्ल्ड के हिसाब से आंसर दे रहे हैं। जब इंडिया का पूछा है क्वेश्चन हमेशा पूरा पढ़ना, क्योंकि एग्ज़ाम्स में ऐसा ही होता है कि आप क्वेश्चन पूरा नहीं पढ़ते और आंसर में यहाँ तो मैंने ऑप्शंस में नहीं लिया है जो जिस यूनिवर्सिटी ने टॉप किया, ऑक्सफोर्ड ने किया, तो ऑक्सफोर्ड तो यहाँ पर नहीं हमने लिया है, बट अगर आप इंडिया नहीं पढ़ रहे हो तो आप ऑक्सफोर्ड भी टिक कर सकते हो, वहाँ पे ऑप्शंस में आ सकता है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है, IISc बेंगलुरु। IISc बेंगलुरु ने इंडिया में टॉप किया है इस लिस्ट में, ठीक है। वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग, टाइम्स हायर एजुकेशन की रैंकिंग है ये, ओके। तो इसमें IISc बेंगलुरु ने टॉप किया है जो कि कर्नाटका में है, ठीक है। और फर्स्ट स्पॉट लिया है अमंग इंडियन यूनिवर्सिटीज़। इंडियन यूनिवर्सिटीज़ में फर्स्ट स्पॉट है इनका, ऑल ओवर द वर्ल्ड नहीं है इनका फर्स्ट रैंक, ठीक है। इट इज़ ऑल्सो द ओनली यूनिवर्सिटी इन इंडिया टू मेक अप टू द टॉप 300 लिस्ट। अगर टॉप 300 यूनिवर्सिटीज़ की जो लिस्ट है उसमें देखा जाए तो ये अकेली एक ऐसी इंस्टीट्यूशन है जो इंडिया से टॉप 300 की लिस्ट में आई है, ठीक है। और टोटल अगर देखें, ये तो टॉप 300 की लिस्ट है, टॉप 500 की जो लिस्ट होती है वो होती है, अलग अलग लिस्ट बनती है इसकी। पर अगर हम सारी यूनिवर्सिटीज़ का देखें तो इंडिया की ना टोटल 75 इंस्टीट्यूट्स हैं इस साल इस लिस्ट में, ठीक है। टोटल जो लिस्ट है पूरी उसमें 75 इंस्टीट्यूट्स हैं। टॉप 300 में सिर्फ एक हमारा इंस्टीट्यूट है इंडिया का, वो है IISc बेंगलुरु, ठीक है। टॉप 300 के बाद ही हैं बाकी की जो भी 75 हैं, ठीक है। और 7th टाइम इन अ रो यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड जो UK में स्थित है उसने किया है टॉप इस इंडेक्स में, इस टेबल में, रैंकिंग में, ठीक है। और उसके बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी है जो US में है, और उसके बाद है यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज जो UK में है, ठीक है। नेक्स्ट है, वेयर डिड प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेटेड सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी। फॉलोइंग में से किसी एक IIT में द्रौपदी मुर्मू जो हमारी प्रेसिडेंट हैं उन्होंने सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी इंस्टॉल की है या लॉन्च की है, तो वो कहाँ पर की है, IIT गुवाहाटी में, ठीक है। IIT गुवाहाटी असम में द्रौपदी मुर्मू ने ये फैसिलिटी लॉन्च की है, जिसका इस फैसिलिटी सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी का नाम क्या है, परम काम रूपा। परम काम रूपा ये एक सुपर कंप्यूटर फैसिलिटी है जो IIT गुवाहाटी असम में मुर्मू जी ने लॉन्च की है। परम कामरूपा इज़ अ स्टेट ऑफ द आर्ट सुपर कंप्यूटर सेटअप अंडर द नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन। जो NSM है, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन है, इसी के अंडर ये परम कामरूपा को भी लॉन्च किया है। और NSM के अंडर और भी हमने पढ़े ना क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई हैं, जैसे जो आपके सुपर कंप्यूटर परम वगैरह थे, परम गंगा, और बाकी हमने बहुत सारे किए थे उस टाइम, तो वो सब भी इसी एक इनिशिएटिव के अंडर, इसी एक मिशन के अंडर लॉन्च हुए हैं, और उसी के अंडर अभी ये परम कामरूपा भी लॉन्च हुआ है। नेक्स्ट है कि शी ऑल्सो इनॉग्रेटेड समीर। समीर क्या है, सोसाइटी फॉर अप्लाइड माइक्रोवेव इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग एंड रिसर्च। ये भी एक लैबोरेटरी है, समीर लैबोरेटरी, ये भी लॉन्च की है इन्होंने IIT गुवाहाटी में ही, ठीक है। तो आपको याद रखना कि समीर लैबोरेटरी भी IIT गुवाहाटी में ही द्रौपदी मुर्मू जी ने लॉन्च की है, ठीक है। विच विल बी यूज्ड फॉर द डिज़ाइन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई पावर माइक्रोवेव पैसिव एंड एक्टिव कंपोनेंट्स। माइक्रोवेव के लिए, बस माइक्रोवेव के कंपोनेंट्स के लिए या उनके पार्ट्स के लिए एक तरह से जो लैब बनी है समीर लैब, ये भी IIT गुवाहाटी में बनी है, ठीक है। नेक्स्ट है, विच स्टेट हैज़ टॉप्ड द पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 इन बिग स्टेट्स। बिग स्टेट्स में पूछा है कि बिग स्टेट्स में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 जो है फॉलोइंग में से किस स्टेट ने टॉप किया है, तो ये टॉप किया है हरियाणा ने, ठीक है। अमंग द बिग स्टेट्स ये हरियाणा ने टॉप किया, अमंग द स्मॉल स्टेट्स ये सिक्किम ने टॉप किया। हरियाणा का हमने पढ़ लिया। उसके बाद हरियाणा के बाद कौन कौन सी स्टेट्स इसमें फॉलो कर रही हैं हरियाणा को, तमिलनाडु, केरला, छत्तीसगढ़, पंजाब, कर्नाटका। ये आपकी हरियाणा के बाद की स्टेट्स हैं जो मेजर स्टेट्स में या बिग स्टेट्स में इस लिस्ट में शामिल हैं। और अगर हम स्मॉल स्टेट्स की बात करें तो उसमें सिक्किम अपनी पोजीशन को रिटेन कर रहा है, एक बार फिर से सिक्किम इस लिस्ट में टॉप कर रहा है स्मॉल स्टेट्स के मामले में, ठीक है, पब्लिक अफेयर इंडेक्स में। अब नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर्स हैं। HDFC बैंक ने कोलैब किया है मिंटोक इनोवेशंस के साथ। मिंटोक एक आपका प्लेटफॉर्म है जो लॉन्च करता है, जिसने लॉन्च किया है स्मार्ट हब व्यापार मर्चेंट ऐप, वन स्टॉप मर्चेंट सोल्यूशन ऐप डिज़ाइन टू फुलफिल एवरीडे बिजनेस नीड्स टू
नीड्स ऑफ मर्चेंट्स, मतलब बेसिकली जो बिजनेसमैन होंगे, मर्चेंट्स होंगे, उनके लिए HDFC बैंक ने मिंटोक इनोवेशंस इंडिया के साथ कोलैब किया है। नेक्स्ट पॉइंट है यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, एक डिजिटल फर्स्ट बैंक है, उन्होंने लॉन्च किया है शगुन 501 अ स्पेशल फिक्स डिपॉजिट स्कीम। शगुन 501 यूनिटी स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड ने, या यूनिटी बैंक भी कहते हैं इसको, इन्होंने ये जो FD स्कीम है लॉन्च की है जिसका नाम है शगुन 501 एट अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स। द यूनिटी बैंक ऑफर्स अ 7.9% इंटरेस्ट रेट। आपको इंटरेस्ट रेट जानने की इतनी ज़रूरत नहीं है। सीनियर सिटीजन्स के लिए इसमें अलग 8.4% का इंटरेस्ट होगा और अदरवाइज 7.9% का इंटरेस्ट होगा। बस आपको याद रखना है कि शगुन 500 नाम की एक स्पेशल FD स्कीम है जो यूनिटी बैंक ने स्टार्ट की है। नेक्स्ट है ICICI बैंक लिमिटेड लॉन्च्ड स्मार्ट वायर एंड ऑनलाइन सोल्यूशन टू अलाउ नॉन रेजिडेंट इंडियंस या NRIs एंड रेजिडेंट कस्टमर्स टू मेक स्विफ्ट या सोसाइटी फॉर वर्ल्ड वाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस बेस्ड इनवर्ड रेमिटेंसेस थ्रू ऑनलाइन। अब इसमें क्या है कि ICICI बैंक जो है उन्होंने एक स्मार्ट वायर नाम का ऑनलाइन एक सॉल्यूशन ऐसा रख दिया है जिसमें जो भी लोग नॉन रेजिडेंट इंडियंस होते हैं, NRIs वगैरह होते हैं, उन्होंने अगर इंडिया में कुछ पैसे भेजने हैं तो वो ऑनलाइन इस एक चीज़ के थ्रू थोड़े सेफली उस पैसों को भेज सकते हैं। ठीक है, तो ICICI बैंक ने इसको स्टार्ट किया है स्मार्ट वायर को। ओके, नेक्स्ट है ICICI बैंक इज़ द फर्स्ट बैंक इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस सच अ क्विक एंड ईजी ऑनलाइन सोल्यूशन टू रिसीव इनवर्ड रेमिटेंसेज। जो भी ऐसी रेमिटेंसेज आ रही हैं, जो भी बाहर से पैसा हमारे इंडिया में आ रहा है, जैसे हमारी फैमिली के कोई मेंबर बाहर गए हैं और वो वहाँ से हमारे लिए पैसे भेज रहे हैं, तो ऐसे पैसों को लेने के लिए इनको रेमिटेंसेज ही को कहते हैं। तो ऐसी इनवर्ड रेमिटेंसेज को ईजी करने के लिए फर्स्ट बैंक है ऐसा जिसने ये स्टेप उठाया। कौन सा बैंक है? ICICI बैंक, उसने स्मार्ट वायर स्टार्ट किया है। ठीक है, ये इसी के पॉइंट है। नेक्स्ट है वर्ल्ड बैंक कट्स इंडियाज़ ग्रोथ फोरकास्ट टू 6.5% फॉर फाइनेंशियल ईयर 2023, और पहले क्या था 7.5%। वर्ल्ड बैंक ने पहले क्या किया था एस्टिमेट कि 7.5% ग्रो करेगा इंडिया अगले साल में, ठीक है, फाइनेंशियल ईयर 2023 में। बट अब वो ग्रोथ रेट कम कर दिया है वर्ल्ड बैंक ने, अब उसको घटा के क्या कर दिया है 7.5 से 6.5 कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है RBI अप्रूव्स रीअपॉइंटमेंट ऑफ प्रशांत कुमार एज MD CEO ऑफ यस बैंक फॉर 3 years। RBI ने रीअपॉइंट कर दिया है किसको? प्रशांत कुमार को एज द MD CEO ऑफ यस बैंक। ये याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, प्रशांत कुमार वापस से MD CEO बन गए हैं यस बैंक के 3 साल के लिए। नेक्स्ट है गल्फ ऑयल अपॉइंटेड स्मृति मंधाना एज ब्रांड एम्बेसडर। तो गल्फ ऑयल ने अपनी एक और नई एम्बेसडर बना दी है, ब्रांड एम्बेसडर बना दी है। कौन? हमारी इंडियन क्रिकेटर हैं जो स्मृति मंधाना। ठीक है, नेक्स्ट है बिरला के जो MD CEO हैं बाला सुब्रमण्यन री इलेक्ट कर दिए गए हैं एज द चेयरमैन ऑफ एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया। म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया की जो एसोसिएशन है उसके चेयरमैन वापस से अपॉइंट कर दिए गए हैं। कौन? बाला सुब्रमण्यन। ठीक है, ये बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज़ के भी MD CEO हैं। नेक्स्ट है बैंक ऑफ इंडिया म्यूचुअल फंड अपॉइंट्स मोहित भाटिया एज CEO। ये सिर्फ एक बार रीड कर लेना है इसको ताकि आपको याद रहे, एज सच ये बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट है वेटरन एक्टर नेशनल अवार्ड विनिंग प्रोड्यूसर अरुण बाली पासेस अवे। ये क्योंकि काफ़ी फेमस थे तो आपको हो सकता है इनका ये आए कि अरुण बाली जिनकी डेथ हुई है वो कौन सी फील्ड से रिलेट करते थे, तो वहाँ पे नीचे आपके पास एक्टिंग ऑप्शन भी दिया होगा, तो आपको एक्टिंग टिक करना है। ठीक है, वैसे तो प्रोड्यूसर भी थे ये, तो अगर प्रोड्यूसिंग एक्टिंग वाला आए तो वो वाला ऑप्शन आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर की जो टूरिज़्म डिपार्टमेंट है उन्होंने अपना फर्स्ट एवर बर्ड फेस्टिवल पहलगाम में स्टार्ट किया है। ठीक है, हमने पढ़ा भी था ना इसके बारे में कि फर्स्ट एवर वहाँ पे बर्ड फेस्टिवल होने जा रहा है, तो वो कहाँ पर? पहलगाम में शुरू हुआ है, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट है दी UN's इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन अडॉप्टेड अ लॉन्ग टर्म एस्पिरेशनल गोल ऑफ मेकिंग कार्बन एमिशंस फ्रॉम एयर ट्रैवल नेट ज़ीरो बाय 2050। तो UN की जो इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन है उन्होंने एक टारगेट रखा है कि 2050 तक हम लोग अपनी जो कार्बन एमिशंस हैं उनको ज़ीरो कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट है इटली समंथा क्रिस्टोफोरेटी यूरोपियन स्पेस एजेंसी एस्ट्रोनॉट बिकेम द फर्स्ट यूरोपियन वुमेन टू टेक ओवर कमांड ऑफ द इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन
की कमांड लेने वाली पहली यूरोपियन महिला बन गई हैं कौन? इटली की समंथा क्रिस्टोफोरेटी, ठीक है, इटली की समंथा क्रिस्टोफोरेटी। नेक्स्ट है द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैज़ अप्रूव्ड द क्रिएशन ऑफ अ न्यू ब्रांच कॉल्ड द वेपन सिस्टम ब्रांच। वेपन सिस्टम ब्रांच इंट्रोड्यूस कर दी है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने, कहाँ पर, किस में? इंडियन एयरफोर्स में, ठीक है, इंडियन एयरफोर्स में। कब किया ये इंट्रोड्यूस? जब 90th एनिवर्सरी थी ऑफ इंडियन एयरफोर्स। ये भी आपको जानना ज़रूरी है कि 90th एनिवर्सरी थी ये इंडियन एयरफोर्स की, ठीक है, जो हमने एयरफोर्स इंडियन एयरफोर्स डे पढ़ा, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है नोवाक जोकोविक क्लिंचेस 90th टाइटल विद अस्ताना ओपन। नोवाक जोकोविक ने एक और टाइटल जीत लिया है, 90th टाइटल हो गया ये इनका, कौन सा? अस्ताना ओपन, ठीक है। मैक्स वर्स्टेपन वॉन जापानीज ग्रैंड प्रिक्स टू बिकम 2022 के फॉर्मूला 1 वर्ल्ड चैम्पियन। मैक्स वर्स्टेपन ने एक और चैम्पियनशिप जीती, एक और ग्रैंड प्रिक्स जीती है, कौन सी वाली? जापानीज ग्रैंड प्रिक्स, और इसके साथ साथ ये फॉर्मूला 1 के वर्ल्ड चैम्पियन बन गए हैं। नेक्स्ट है बारबोरा रेजिकोवा बैग्स 2022 ऑस्ट्रावा ओपन टाइटल बाय डिफीटिंग ईगा स्वितेक। ईगा स्वितेक जो अभी तक हमने पढ़ा था, काफ़ी चैम्पियनशिप्स में यही जीत रही थी, काफ़ी टाइटल्स यही जीत रही थी, उनको अब हराया है बारबोरा क्रेजिकोवा ने, और उन्होंने जीता है ऑस्ट्रावा ओपन टाइटल, ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मर यूपी के सीएम और समाजवादी पार्टी के फाउंडर मुलायम सिंह यादव जी की डेथ हो गई है। अब इसमें आपका क्वेश्चन क्या बन सकता है कि कौन सी स्टेट के सीएम थे, वो आप इजीली आंसर कर सकते हो। कौन सी पार्टी के फाउंडर थे? समाजवादी पार्टी के फाउंडर थे। इनको और क्या कहा जाता था? नेताजी कहा जाता था, ठीक है। मुलायम सिंह यादव जी को नेताजी भी कहा जाता था। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। नेक्स्ट है हरमनप्रीत कौर बिकम्स फर्स्ट इंडियन वुमन टू क्लिंच द अवार्ड ऑफ आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ विमेन में इस बार किसको बना दिया गया है? हरमनप्रीत कौर को, और ये ऐसी फर्स्ट इंडियन बन गई हैं जिनको, फर्स्ट इंडियन विमेन बन गई हैं जिनको आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है। और इसके साथ साथ जो मेंस की कैटेगरी में प्लेयर ऑफ द मंथ का अवार्ड मिला है वो किसको मिला है? पाकिस्तान के मोहम्मद रिजवान को, ठीक है, ये विकेट कीपर है पाकिस्तान के, तो इनको ये अवार्ड मिला है इस मंथ का। नेक्स्ट है तमिलनाडु के जो सीएम है एमके स्टालिन, उन्होंने इनॉग्रेट किया है फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड लिक्विफाइड कंप्रेस्ड नेचुरल गैस स्टेशन, कहाँ पे? रानीपेट, तमिलनाडु में, ठीक है। नेक्स्ट है आरबीआई रेजेस मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट फॉर सेटिंग अप एआरसीज फ्रॉम 100 करोड़ टू 300 करोड़। ये क्या है कि जो आपकी असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज होती हैं उनको सेटअप करने के लिए पहले जो लिमिट थी वो कितनी थी कि आपका जो कैपिटल है, जो आप पूरा उसमें इन्वेस्ट कर रहे हो, जो आपका टोटल पैसा बन रहा है, या आपके प्लांट की, आपकी कंपनी की जो टोटल वैल्यू बन रही है वो 100 करोड़ तक की होनी चाहिए थी, तो आप उसको एक एआरसी या असेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी कहला सकते थे। बट अब जो है वो लिमिट बढ़ा के 300 करोड़ कर दी गई है, ठीक है, कि अब 300 करोड़ तक ही अगर आपका जो प्लांट है या आपका जो कंपनी है वो उसका टोटल कैपिटल 300 करोड़ तक का है, तो आपकी जो कंपनी है वो एआरसी कहलाने के लायक होगी, ठीक है। नेक्स्ट है आईएमएफ लोअर्स इंडिया जीडीपी फोरकास्ट फॉर 2023 टू 6.8% फ्रॉम अर्लियर 7.4। वर्ल्ड बैंक ने की है 7.5 से 6.5, आईएमएफ ने की है 7.4 से 6.8%। इंडिया की जीडीपी फाइनेंशियल ईयर 2023 के लिए कम करी है, एक 6.8 और एक 6.5, ठीक है। नेक्स्ट है करूर वायस्या बैंक रीअपॉइंट्स केजी मोहन एज नॉन एग्जीक्यूटिव इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये सिर्फ एक बार पढ़ने के लिए याद रखना, इसको हम अभी भी रिपीट नहीं करेंगे। नेक्स्ट है पीएम नरेंद्र मोदी लेड दी फाउंडेशन स्टोन फॉर बल्क ड्रग पार्क। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। बल्क ड्रग पार्क कहाँ पर शुरू होगा, कहाँ पर बनेगा? हरोली कहाँ पर है? ऊना डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो हिमाचल प्रदेश की ऊना डिस्ट्रिक्ट में ये जो आपका बल्क ड्रग पार्क है ये बनने जा रहा है। इसका फाउंडेशन स्टोन पीएम मोदी जी ने वहाँ पर रख दिया है। और ये जो पार्क है इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट कितनी है? 1900 करोड़ रुपीज़ इसमें लगने वाले हैं। नेक्स्ट है इराकी पार्लियामेंट ने इलेक्ट कर दिया है अब्दुल लतीफ़ रशीद को एज दी न्यू प्रेजिडेंट ऑफ इराक। इराक के नए प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं? अब्दुल लतीफ़ रशीद, ठीक है।
नेक्स्ट है यूनिसेफ और आईसीसी ने पार्टनर किया है ताकि जेंडर इक्वालिटी को क्रिकेट के थ्रू प्रमोट किया जाए, ठीक है। यूनिसेफ और आईसीसी ने जेंडर इक्वालिटी को प्रमोट करने के लिए थ्रू क्रिकेट एक पार्टनर किया है, ठीक है, पार्टनरशिप की है। नेक्स्ट है तमिलनाडु इज़ द ओनली स्टेट टू अचीव जल जीवन मिशन टारगेट फॉर Q1 एंड Q2 2022। जो जल जीवन मिशन का एक टारगेट था ना, उसको अचीव करने वाली अकेली जो स्टेट है इंडिया की, वो कौन सी है? तमिलनाडु, ठीक है। Q1 और Q2 में सिर्फ यही इसी स्टेट ने इस टारगेट को अचीव किया है। ये आपकी न्यूज़ थी। अब अगर इसमें कोई भी डाउट लग रहा है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, और मैं आपसे नेक्स्ट क्लास मिलूंगी। तब तक के लिए बाय।